वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम जो पिछली क्लास में जो सीरीज़ चला रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रीजनिंग के पार्ट को, तो आज हम उसी के पार्ट को आगे लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जो शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको हम लेके आए हैं। चलिए उसको देखते हैं हम किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पिछले जो हमने वीडियो बनाया था पिछली क्लास में, वो उसमें भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो आपको गौर ये करना है कि जो पिछली बार जो एनटीपीसी में हुए थे उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार का है। तो इसे आपको बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं समझना है कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही सिंपल हो है। तो अब नॉर्मल से भी अगर इसे रेगुलर प्रैक्टिस में है, पढ़ रहे हैं, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें एम क्या है, टारगेट आपको वो कर लेना है। हमको बताना क्या है कि इसका कोड क्या है। आप इस क्वेश्चन को सीधा सा देखेंगे कि जो कोड है वो आपको बताना है। जो भी कुछ लिखा हो, जो भी अक्षर होंगे, जो भी होंगे, उसको आपको बताना होगा। तो इस कोड को देखेंगे तो आप सबसे पहले तो मैच कर लीजिए कि ये कोड इसमें मैच हो रहा है क्या। अगर कोड मैच हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही आसानी की तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे BOW के लिए कोड दिया हुआ है 768, यहाँ भी BOW दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी 768 वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद L और S, L यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, L के लिए क्या है 4 है, और S के लिए वहाँ पे 3 यूज़ किया हुआ है। इसको मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ कि LOW के लिए क्या यूज़ किया गया है 468, BOW के लिए यूज़ किया गया है 768, और SOWS के लिए 3683। हमें बताना क्या था, BOWLS, इसको हमें बताना है। तो साधारण सा है, BOW के लिए क्या यूज़ किया गया है 768 किया है, L के लिए क्या यूज़ किया है 4, और S के लिए क्या यूज़ किया है 3। यहाँ भी देखेंगे 3, यहाँ भी 3 है। S के लिए क्या यूज़ किया है 3 यूज़ किया है, तो 3 लिख दीजिए। तो ये जो जहाँ भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा 76843, 76843। ये जो ऑप्शन 1 है, ए है, वही इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही साधारण से प्रश्न पिछले एग्जाम में भी आए हुए थे CBT 1 में, और अभी भी जो एग्जाम में होने वाले हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। बहुत सारे YouTube चैनल वाले जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पे अलग अलग, तो एनटीपीसी को जब पढ़ाते वक्त वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इतना हार्ड होने वाला है कि नासा के वैज्ञानिक भी शायद सॉल्व ना कर पाएँ। कुछ इस प्रकार से उसको बना देते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, आप उसे टेंशन ना लें, नॉर्मल तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि SON, ये भी आप उसी पैटर्न का है, उसी टेस्ट सीरीज से निकाला गया कि ये भी उसी पैटर्न में आपको दिख रहा है। SON है, उसके लिए एक नंबर दिया हुआ है, TEN है, उसके लिए भी नंबर दिया है। लेकिन इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। पहचानने के लिए जिसे निकालना है लास्ट में सीधा वहीं पहुंच जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि जो यहाँ पे पूछा है वो यहाँ मिल रहा है कि नहीं। अब जैसे SON है, यहाँ पे कहीं है, S है, O है, और N भी है, यहाँ पे T और E कहीं पे है, हाँ T और E भी हमारे पास है। तो अगर इस पैटर्न का आता है तो बहुत साधारण से आप इसे बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 6 7 8, जो 10 है उसके लिए 948 यूज़ किया गया, STONE, ये हमें बताना है। तो साधारण सी बात है, S के लिए क्या यूज़ किया गया है 6, T के लिए क्या यूज़ किया गया है 9, O के लिए यूज़ किया गया है 7, N के लिए क्या यूज़ किया गया है 8, और E के लिए 4। ये जो नंबर होगा 69784, 69784, ये नहीं हो सकता। 69784, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 69784, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाता है। ये सारे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम ये वाला जो चैप्टर है वो आसानी से आप बना पाएंगे। प्रैक्टिस में रहिए, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें वो कुछ इस प्रकार का है।
तो ऐसे प्रश्न में भी आपको क्या देखना है कि किस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है NOTE बुक। लेकिन यहाँ पे आप सेम टू सेम क्वेश्चन कुछ मिलेगा क्या, जैसे टी के लिए क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे ओ है कि नहीं, आर है कि नहीं, उस प्रकार से आप इसे मैच कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार के पैटर्न का है। TORN के लिए बताना है। मेरा बेसिक सब जो भी है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये रहता है इसमें। मैं सबसे पहले अगर आपको सलाह दूंगा कि ये आप ये करेंगे, आप सीधा लास्ट में देख लें कि ये जो भी पूछा है वो यहाँ है कि नहीं। क्वेश्चन में अगर है तो आप आसानी से बना सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप उसे प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, ये सभी को पता है कैसे बनता है। आप सबसे पहले इसे पहचानना सीख लें। तो आप देखें कि यहाँ पे टी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी था, यहाँ आपको ओ भी मिल जाएगा, ओ के लिए क्या है। अब यहाँ पे आपको एन भी आर भी मिल जाएगा, आर है क्या कहीं पे, हाँ जी यहाँ पे मिल जाएगा, आर है यहाँ पे, और एन भी आपको मिल जाएगा, एन यहाँ पे है। तो सीधा सा है कि एन के लिए क्या यूज़ किया गया है, आर यूज़ किया गया है। आर के लिए क्या यूज़ किया गया है, अब देखें आर के लिए क्या है, बी है। ओ के लिए क्या यूज़ किया गया है, ई यूज़ किया गया है, लिख दीजिए। और टी के लिए जी। बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। GEBR, GE ये हो नहीं सकता, G और Z है। GEBN है, ये भी नहीं हो सकता। GEBR ऑप्शन जो C है वो इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे कितने जो क्वेश्चन है देखने में थोड़े खतरनाक लगते हैं कि शायद ना बन पाएँ, लेकिन जितना ही खतरनाक देखने में लगेगा उतना ही आसानी से इसे बनाया जा सकता है। सिंपल प्रश्न होते हैं, बस डरा दिए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ प्लस माइनस वाली बातें आ गई। तो इसमें क्या करना है, यदि चिन्हों को माइनस और जो गुणा है तथा जो संख्या 3 और 15 को परस्पर बदल दें तो जो एक समीकरण दिया हुआ है उसका क्या होगा। इसको पहले लिख लें पूरा। ये आपको एग्ज़ाम में पूरा नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिखता हूँ। इसको लिखना नहीं है। आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी CBT 1 की, तो उसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है वहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। आप अगर रफ करते हैं तो आप डायरेक्ट ही इसको चेंज करके लिखें, नेक्स्ट स्टेप से लिखें, आपका काफ़ी समय इसमें बच जाएगा। बदलना क्या है, माइनस और गुणा को बदलना है। जहाँ पे गुणा जो माइनस होगा वहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, और जहाँ गुणा होगा वहाँ माइनस करना है। दूसरी बात 3 और 15 को, जहाँ 15 है वहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है, और जहाँ 3 है वहाँ पे क्या लिखना है, 15, 15 लिख देना है। बाकी को वैसे ही आप उतार सकते हैं। ये परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहले आप क्या करें, चिन्हों को लिखें ताकि गलती ना हो, उसके बाद जो भी परिवर्तन करना है बोल रहा है वो आप कर सकते हैं। तब अब क्या करना है, बॉडमोस का नियम फॉलो करेंगे। यहाँ पे बॉडमोस का नियम कहता है कि पहले हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, पहले भाग करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। वैसे मुझे समझाना है इसलिए मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, अन्यथा इसको आप फटाफट वहीं पे आप तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। साधारण सा समीकरण होता है, रीजनिंग है इसलिए और सरल होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। माइनस था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद फिर आप माइनस कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 ऑप्शन में जहाँ भी होगा ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले चिन्हों को बदल देना है। चिन्हों को बदलने के बाद सबसे पहले भाग देना है, गुणा करना है, उसके बाद प्लस और माइनस, इसको सॉल्व करते चलेंगे तो आपको एक राइट आंसर मिल जाएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान देना है, चिन्ह लगाते समय, लिखते समय अगर आपने गलत किया तो आंसर गलत आएगा। ये जो है साधारण पैटर्न के हैं। इसी पर एक और पैटर्न आता है जिसमें
ऑप्शन को देख करके बनाना होता है, वो थोड़ा सा टफ होता है। उसके बारे में भी देखते हैं अगर क्वेश्चन आता है वैसा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जो भी आप पैटर्न देखेंगे, एनटीपीसी का पैटर्न बहुत ही साधारण रहा है, आसानी से इसे निकाला जा सकता है। ये जो UPTO है उसके लिए क्या यूज़ किया गया है, PTUO। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ये सारा कुछ मैच हो रहा है, U और P है, यहाँ पे U भी है, P है, T है और O भी है। मतलब अब देख के ही समझ जाएंगे कि ये इधर उधर परिवर्तन कर दिया, इसका स्थान थोड़ा सा बदल दिया गया है। वैसे ही CANT जो कैंट लिखा हुआ है उसके लिए क्या कोड यूज़ करेंगे। तो परिवर्तन किस प्रकार हुआ वैसे ही आप करते चलें। सबसे पहले क्या हुआ, जो सेकंड नंबर पे था उसको फर्स्ट में ला दिए, तो सेकंड नंबर में था उसको फर्स्ट में ले आइए, तो आप ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद P के बाद ये जो T था वो भी इधर आ गया, तो यहाँ जो N है वो भी यहाँ लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो यह सामने है वो लास्ट में सेकंड लास्ट हो जाएगा, ठीक, C। उसके बाद O जो लास्ट में था वो वैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ANCT ये है नहीं, ANCT ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा, ANCT। अब यहाँ देखिए ANTC लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कई लोग मिस्टेक से लगा सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। ये भी वैसी गणितीय आ गया। इसमें यदि जो भाग है वो ऋण को दर्शाता है, ऋण योग को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं तो आसानी होगी। ये अपने समीकरण लिख लिया। अब देखते हैं कि इसमें बदलना क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो जो भाग था उसको, जो भाग है वो ऋण को दर्शा रहा है, जो भाग है वो किसको दर्शा रहा है, ऋण को दर्शा रहा है। माइनस जो है वो योग को दर्शा रहा है, माइनस योग मतलब प्लस को दर्शा रहा है। प्लस जो है वो गुणा को दर्शा रहा है, यहाँ जो प्लस है इसको आपको गुणा करना है। और जो गुणा है वो भाग को दर्शा रहा है, जो गुणा है वो आपको भाग को दर्शा रहा है। पहले आप चिन्ह लिख लीजिए, उसके बाद जो समीकरण जो भी दिया है वो आप साधारण से लिख दीजिए। अब इस समीकरण को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देखेंगे तो पहले इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91, ठीक है। भाग देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 13। अगर आप फास्ट भाग नहीं कर पाते, याद नहीं आता, तो आप साधारण तरीके से भी आप जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है इस हिसाब से भाग दे सकते हैं, आता है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट अगर आपको टेबल याद है या इस प्रकार से आता है, पहले से आता है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। 13 सत्ते 91 होता है। देखें कैसे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। इस प्रकार से साधारण से कर सकते हैं, फास्ट हो जाएगा। ये नॉर्मली आता है, अगर नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक के सभी को आता है। 182 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, अब यहाँ गुणित 3 है प्लस 1 है। नेक्स्ट समीकरण जो बनेगा वो जो नेक्स्ट होने वाला स्टेप वो किस प्रकार का, उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 13 तिया 39 होता है, सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप इसे गुणा कर सकते हैं, 39 प्लस 1। अब जो मिस्टेक होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है वो यहाँ होती है, ठीक है। मिस्टेक होने की संभावना क्या पे, ये जो नेक्स्ट हमारा जो समीकरण को सॉल्व करने की बारी आ गई है वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे माइनस ले कि नहीं ले, प्लस को ले कि नहीं ले। मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होता है ऑलरेडी। उसके बाद आप क्या करें, अगर कुछ इस प्रकार का समीकरण आपको मिलता है किसी भी प्रश्न में, तो आप क्या करें, सीधा इसके साथ जाएँ, प्लस के साथ जाएँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सभी को पता है। और कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करें। ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, आप इनको डायरेक्ट प्लस करें, उसके बाद इसको माइनस कर देना। सिंपल सा है, कोई गलत नहीं होता और कभी गलत नहीं होता है, एकदम बेसिक सा है। तो इसको अगर आप प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 183 हो जाता है, ठीक है। माइनस 39 कर देंगे, 183 है, उसमें 39 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 4, 144, ठीक है।
144 हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर 144 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। साधारण से प्रश्न है, प्लस माइनस, गुणा भाग, ऐसी छोटी छोटी चीज़। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह कहीं गलत ना हो। उसके बाद सबसे पहले गुणा करें, भाग करें पहले, उसके बाद गुणा करें, उसके बाद प्लस और माइनस। बड़ोमस का नियम आप मैथ में पढ़े होंगे, आसानी से उसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ा चुनना है जो पहले जोड़े के शब्दों की भांति आपस से संबंधित हो। जैसा इन दोनों के आपस में संबंध है वैसे ही यहाँ पे कैसा संबंध होगा, ठीक है। जोड़ा चुनना है जो संबंध बता रहे हैं। अब ये देखेंगे कि इसको पढ़ने के बाद ये एक शब्द है, जैसे पहले हिंदी में आया करता था, हिंदी में वर्ड लिखा होता था उसका इंग्लिश मतलब, तो उसी प्रकार से इसका भी संबंध कैसे होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे पिजन, पिजन क्या, कबूतर, कबूतर किसका संबंध है, पीस, शांति का, कबूतर शांति का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो वाइट फ्लैग है वो किसका प्रतीक होगा, ये कहना चाह रहा है। तो वाइट फ्लैग क्या होता है, वार के लिए है क्या, नहीं, वो क्या होता है, समर्पण के लिए होता है, ठीक है। वाइट फ्लैग क्या होता है, सरेंडर, सरेंडर के लिए होता है वाइट फ्लैग, ये पता होना चाहिए। युद्ध भूमि में कोई वाइट दिखा दे तो वहाँ पे क्या होता है, युद्ध विराम लग जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है जिसमें हिल के लिए माउंटेन बताया गया था, तो जो स्ट्रीम है उसके लिए क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो उसकी चोटी होती है, वो माउंटेन जो पर्वत के हिस्से होते हैं, तो उसी प्रकार जो स्ट्रीम है, जो जलधारा जो होती है, धारा जो होती है, वो किसके लिए होता है। तो आपने सुना होगा नदी की धार, नदी, नदी, रिवर, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए यूज़ होगा। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कैनल में हो नहीं सकता, ग्लेशियर, ग्लेशियर की धार नहीं होगी, डैम रुका हुआ पानी होता है, और रिवर धार बह रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ उसी प्रकार का है। जो नेक्स्ट होता है वो किसके लिए, जो रहने के लिए, ये जो घोंसला है वो वहाँ पे कौन रहता है, पक्षी रहता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो लॉयन है वो कहाँ रहेगा। तो लॉयन के लिए अब देखते हैं, चार ऑप्शन में आप देखेंगे कि लॉयन कहाँ रह सकता है, ठीक है। तो हम जो डैन होता है, ये आप नान सुना होगा, नान जो पत्थरों का गुफा बना होता है, उस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे ये लोग रहते हैं। चाहे लॉयन हो या टाइगर हो, कुछ लोग ये जो ऐसे प्रजाति हैं वो वहीं पे रहना पसंद करती है। फॉरेस्ट में क्यों नहीं रह सकता, बहुत सारे लोग अगर फॉरेस्ट के लिए सोच रहे होंगे तो फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि बर्ड जो है, पक्षी जो है, वो फॉरेस्ट में भी उड़ रही होती है, लेकिन वो वहाँ रहती नहीं है, ठीक है। रहती कहाँ है, जो नेस्ट जो घोंसला होता है उसमें रहती है। तो उस प्रकार से जो शेर है वो अपना जो दिनचर्या है वो भी जंगल में ही बिताएगा, लेकिन उसका जो रहने का वास होता है वो अलग होता है। तो इसलिए फॉरेस्ट हम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखते हैं, स्मिता आर्यन के मामा के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये रक्त संबंध से प्रश्न आ गया है, और ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्मिता जो है आर्यन के मामा के पिता की एकमात्र पुत्री है। आर्यन के मामा, ठीक है, आर्यन है, आर्यन के क्या, मामा। वैसे इस प्रश्न को आप पढ़ते साथ बना सकते हैं, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। ब्लड रिलेशन को बनाने के लिए एक तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है। आप अपने ऊपर लेकर चलें, आप अपने ऊपर समझें, अपने रिश्तों को समझें, तो ये आसानी से बनाया जा सकता है। तो ये जो स्मिता नाम की कोई भी लड़की है या महिला है, वो क्या है, आर्यन के मामा के पिता, आर्यन के मामा के पिता की एकमात्र क्या है, बेटी है। कौन, स्मिता, पुत्री है, ठीक है। तब हमको देखना क्या है कि इनके क्या आपस में, जो स्मिता आर्यन से किस प्रकार से संबंधित है। तो आर्यन के मामा के पिता मतलब आर्यन के क्या हो गए, नाना जी हो गए। तो नाना जी की बेटी मतलब क्या हो गए, उनकी माता हो गई। तो ये आर्यन की क्या हो गई, ये माता हो गई, ऑप्शन ए माँ। तो इसको बनाने के लिए आपको ये ऐसा डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी, बना सकते थे, मैंने इसको समझाने के लिए बस बनाया। तो आपको इसे अपने रिश्तों के ऊपर लेके चलना है, बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। अगर ये प्रश्न बहुत ही छोटा आता है, तो अगर ये प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं तो जरूरी डायग्राम बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये फिर वैसी गणितीय संक्रियाएं से संबंधित क्वेश्चन आ गए जिसमें दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण का सही कर देगा। नीचे जो समीकरण है उसे सही करना है और वो भी दो चिन्हों को बदलना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे प्रश्नों को आप क्या करें, आखिरी में सॉल्व करें, सबसे आखिरी में, क्योंकि आपको 4 बार ही सॉल्व करना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में, और एक और बात कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि उनका तुक्का सही हो जाता है, ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगाएं और उसे सॉल्व करें। तुक्का लगा के डायरेक्ट सर्कल नहीं कर देना है। मैं कंप्यूटर में टिक करने की या आंसर देने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन बी पे क्या करें, बी के हिसाब से इसे सॉल्व करके देखें क्या ये सही हो रहा है क्या। ठीक है, अगर आपको लगता है सी सही है तो आप उसे हल कर सकते हैं, या डी लगता है तो डी से शुरू कर सकते हैं या ए से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या तो पीछे से शुरू कर दीजिए या सामने से, आपको जहाँ से लगता है, तो जैसे भी आपको सॉल्व करना है तो उसे आप शुरू कर सकते हैं। एक अनुमान लगा लीजिए कि आप अंदाज़ा लगा के कि कहाँ से शुरू होगा, तो एक तुक्का लगाइए और शुरू हो जाइए। और ऐसे प्रश्नों को आखिरी में सॉल्व करना है। अब मैं इसमें से क्या लूँ, ऐसा सोचना है। सबसे पहले अगर मैं लाइव होता तो मैं आपसे ज़रूर पूछता कि इसमें से मैं कौन सा समीकरण लेकर बनाऊं। कोई सा भी समीकरण, हम पीछे से शुरू कर सकते हैं, सामने से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं पीछे से शुरू करता हूं, ठीक है, या सामने से शुरू करता हूं, तो जहाँ भी आंसर आ जाएगा वहीं पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पीछे से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, 42 है। अब क्या बोला है कि चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था अगर भाग को प्लस लिख दें। अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो भाग है उसको मैं प्लस लिख देता हूँ और जो प्लस है उसको भाग लिख देता हूँ, बाकी सारा वैसे ही सेम रहेगा। 29 आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होगा। बाकी इसे सॉल्व करते चलते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 42 माइनस, उसके बाद इसे गुणा करके डायरेक्ट लिख दें या इसे बनाते चलें। मैं इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट गुणा नहीं करूँगा। ठीक है, आप लेकिन अगर प्रैक्टिस में हैं, आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। मुझे सिर्फ समझाना है, इसलिए मैं इसे डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, -2 + 42। ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट यहीं पे फटाफट सॉल्व करना है, फास्ट। ठीक है, हमारे वीडियो को ऐसे बहुत सारे छात्र देखते हैं जिनको हो सकता है ये जो सॉल्व करने में समीकरण थोड़ा समय लगे, इसलिए हमें पूरा इसे बताना पड़ता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या हो जाएंगे, 44 - 15। अब मैं इसे 44 में से 15 को माइनस करता हूँ तो क्या 29 आ सकता है क्या, 5 है, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में से जो 1 चला जाएगा तो इसमें क्या 29, ये जी ऑप्शन डी ही सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप दूसरा समीकरण लेके बनाएंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। हमने तुक्का लगाया था वो भी सही हो गया। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताया है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तक में से कौन सी जोड़ी असंगत है। असंगत जोड़ी को बताना है। सभी को पता है ऑप्शन ए इस्लाम के लिए कुरान होता है, कोई डाउट नहीं, सभी ने सुना होगा। सिख धर्म के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी है। जैन धर्म के लिए उपनिषद जैन धर्म के लिए तो नहीं है, आगे देखते हैं। ईसाई धर्म बाइबल के लिए भी सभी को पता है। जैन धर्म के लिए उपनिषद नहीं है, उपनिषद हिंदू धर्मों में यूज़ किया जाने वाला शब्द है। जैन धर्म के लिए क्या होता है, जो अनुसरण करता है पवित्र पुस्तक होती है जैन धर्म की, वो आगम होती है। आगम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो सी है वो क्या है, गलत है। वहाँ पे बताना था असंगत है, तो ऑप्शन सी क्या है, असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन।
पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रेलवे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है और ऐसे प्रश्न ज़्यादा आ गए। जो इससे पहले वाले जितने रीजनिंग के प्रश्न थे उनको पूछना कम कर दिया है और ऐसे प्रश्नों को पूछना ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो हम इन प्रश्नों को विशेष तौर पे पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को आखिरी में सॉल्व करना है, आखिरी में हल करें, क्योंकि अगर समय बचता है तो हल करें, नहीं तो समय वैसे भी चला जाता है। इसको पढ़ने में ही आपको 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको पढ़ते पढ़ते फिर उसे बनाना भी है, सोचना भी है, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। और जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें क्या है, ये पूरे वर्ड एक साथ आ नहीं पाते सेंटेंस जो हैं, तो उसको बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो इसे मैं सलाह दूंगा कि आखिरी में बनाएं। अब देखते हैं, कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं और उस कथन को पढ़ना है और उसके निष्कर्ष को देखते हुए बताना है कि इनमें से वो किसे अनुसरण कर रहा है। कथन क्या कहता है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह की जो सैर है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये ऐसा कथन कह रहा है। इन प्रश्नों को बनाने समय ध्यान देना है कि आपको कथन से बाहर कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अगर ये हाँ तो हाँ बोल दिया, नहीं तो नहीं बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या ऐसा कह रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। इस कथन में ऐसा कहीं भी कहा कि सभी जितने भी स्वस्थ हैं वो कहीं सैर के लिए जा रहे हैं। कथन तो ये कह रहा था कि सुबह की जो सैर है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह अगर आप घूमने जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, लेकिन इसने कहीं भी नहीं कहा कि जितने भी स्वस्थ लोग हैं वो सुबह सैर पे ही जाते हैं तभी स्वस्थ हैं, नहीं जाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, सेकंड निष्कर्ष क्या बता रहा है कि शाम की सैर हानिकारक है। अब इसका ये कहना मतलब तो नहीं है कि अगर आप सुबह घूम रहे हैं तो सुबह ही स्वस्थ है, शाम को घूमेंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। हानिकारक जैसी कोई बात वहाँ पे उस ऑप्शन में नहीं की गई थी कथन में, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि दोनों गलत कहाँ पे हैं। तो ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन जो डी होगा उसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ उसी प्रकार का है, एक अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न है, इससे पहले जो था वो कथन और निष्कर्ष था, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। एक होता है कथन और कारण। जो कथन इसमें दिया होगा उस कथन का क्या कारण वही है, ये आपको इसमें बताना होगा। अब देखते हैं क्या कहता है कथन, किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये व्यवहारिक हो गया बात कि किसी को भी डॉक्टर के बिना सलाह के दवाई नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको अपना व्यवहारिक नहीं सोचना है। इसके आधार पर अब देखना है कि ये कथन का जो कारण है वो क्या कारण दे रहा है, उसके आधार पे आप बताएंगे वो सही है या नहीं। देखते हैं ये क्या कह रहा है कथन कि डॉक्टर की सलाह, इस सलाह के बिना, देखिए कितना रेलवे मिस्टेक करता है। सलाह, मैंने भी मिस्टेक कर दी बोलते बोलते। सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना हानिकारक है क्योंकि केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों की ओर दवा लेने की संभावित दुष्प्रभावों को जानता है। ये बात सही है। हमें डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई इसलिए नहीं लेना चाहिए कि जो हम दवाई ले रहे हैं उसके जो वास्तविक घटक हैं वो क्या सही हैं या नहीं हैं, या हम जो दवाई खाएंगे उसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर जो दवाई देगा वही हमें खाने चाहिए। तो इसका जो ये कथन है वो तो सही बात है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेना चाहिए। दूसरा, इसने जो कारण दिया वो भी सही कारण है कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो हमको देखना है कि अभिकथन एक और कथन दोनों सही हैं और कारण और अभिकथन की उचित व्याख्या है, सही बात है, व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, ये भी सेम उसी प्रकार का है। यह देखा गया है कि भैंसें, जो भैंस होती है वो गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करती है। ये सभी ने देखा होगा, गांव में जाते होंगे भैंसें पानी में रह रही होती है। तो कारण क्या दिया हुआ है, पानी में रहने से गर्मी के में जो शरीर है उनका वो ठंडा रहता है। क्या आपने ये देखा है, कथन सही है, पानी में भैंसें जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कारण दिया वो सही है, वो पानी में क्यों जाती है, ठंडा के लिए जाती है या नहाने के लिए घुस जाती है, आपको सोचना है।
तो जाहिर सी बात है गर्मियों में उन्हें गर्म लगता होगा, इसलिए वो पानी में रहना, कीचड़ में रहना पसंद कर देती है, इसीलिए वो वहाँ जाती है। तो कथन, ये जो कथन है वो सही है और उसका कारण जो है वो व्याख्या उसकी सही करता है। अब देखते हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। नहीं करता है क्या? नहीं, गलत है, वो तो करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकरण की उचित व्याख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, वो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं निर्देशों वाले, जिससे 3 से 4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से ये है 90 से लेकर 92 तक। अब आपको देखना है, इसे पढ़ें और इससे आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने लोग हैं? विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव और वरुण, विशाल एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए लोग हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं कि वृत्ताकार लोगों में, वृत्ताकार जो है उसमें बैठे हैं। आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल है, ठीक, एक वृत्त बना के बैठे हैं। जब भी बैठाएंगे आप सेंटर की तरफ सबको मुंह करके बैठा देना है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। लगभग कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये क्या क्या निर्देश दे रहा है, उसके आधार पे हम इसे बनाएंगे। वासु विकास के दाएं से तीसरा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक साइड से सॉल्व करते जाइए और बन जाएगा। वासु जो है विकास के दाएं, तो जिसके दाएं बोलेगा उसके दाएं आपको बनाना है। तो किसके बोला था? विकास के दाएं। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन जो विकास है उसको नीचे से शुरुआत कर देंगे, विकास, ठीक, ये दिख रहा है विकास बिल्कुल बराबर। तो ये जो विकास है उसके दाएं से तीसरा कौन है? वासु। 1 2 और यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा है? वासु बैठा है, ठीक है। यहाँ पे वासु बैठ गया। उसके बाद देखते हैं वरुण विनय के बाएं से दूसरा है। वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा, तो क्या मैं यहाँ पे विनय लगा सकता हूँ? विनय के बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा तो विकास बैठा है, मतलब मैं यहाँ पे विनय नहीं लगा सकता, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे सोचना है कि मैं कहाँ लगा दूँ, तो यहाँ पे मैं इसे नहीं बैठा सकता। वरुण विनय के बाएं से दूसरा, वरुण जो है विनय यहाँ अगर मैं लगा देता हूँ, विनय का ये बायां हो जाएगा, ठीक है। विनय का ये बायां है, अगर मैं विनय हूँ तो ये मेरा बायां हाथ होगा, ये बायां जाएगा और ये दायां जाएगा। ये जो बायां जाता है ये क्या है? क्लॉकवाइज जाता है, और जो दायां जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो वरुण है वो विनय के बाएं से दूसरा, बाएं से पहला और बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। और विशाल के आगे भी दिखा है कि विशाल के दाएं से दूसरा है। तो अगर मैं यहाँ पे विशाल लिख देता हूँ, इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, यही वाला विशाल था, ये वाला विशाल, ठीक। अगर मतलब जो वरुण है विशाल के दाएं से दूसरा, विशाल का दायां ऐसा होगा, दायां 1 और दायां 2, ठीक है, दाएं से दूसरा, ये भी हो गया। वैभव विनय विनोद के दाएं से तीसरा है। वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा, तो मतलब एक जो बचा है यहाँ पे क्या आएगा? विनोद। विनोद के दाएं से तीसरा 1 2 3, यहाँ पे क्या है? वैभव। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये जो पूरी सेटिंग थी वो वहाँ पे जम चुकी है, ठीक है। आगे बोला है कि और वरुण का पड़ोसी नहीं है। वैभव वरुण का पड़ोसी है क्या कहीं से भी? ना ही विनय इसका पड़ोसी है, ना ही वैभव, तो ये बिल्कुल ही सटीक है। अब देखते हैं क्या प्रश्न है। विकास के तुरंत दाएं कौन है? विकास खोजें। विकास हमें मिला यहाँ, विकास के तुरंत दाएं, विकास के दाईं ओर कौन है? वैभव है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में जो है वैभव बैठा हुआ है, वो इसका सही है। तो टिक कहाँ लगाना है? यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे बताऊँगा। विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? विनोद
ये विनोद बैठा है, विनोद के दाएं मतलब इधर लेना है पहला, और दूसरा विकास है। विकास कहाँ है? विकास ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण के बाएं से तीसरा कौन है? वरुण कहाँ मिलेगा? ये वरुण मिलेगा। वरुण के बाएं से तीसरा, बाएं से इधर देखना है, बाएं से 1 2 3 वैभव मिलेगा आपको कहीं पे, ऑप्शन ए वैभव वहाँ पे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको एक बार बनाना है, बाकी सब ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाता है। और सिटिंग अरेंजमेंट के जो सवाल हैं वो हो सकता है कि एक बार में आप उसे सेट ना कर पाएँ, उसका जो डायग्राम है उसे बार बार हो सकता है बनाना पड़ जाए, तो उसमें कोई घबराने वाली और तनाव वाली बात नहीं है। उसे एक बार में हो सकता है सेट हो जाते हो, कोई बात नहीं, या दोबारा उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे वाले भी जो प्रश्न हैं, अगर ये सिंगल होता और बहुत सारे जो निर्देश दिए होते और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता तो मैं उसे आखिरी में हल करता। लेकिन इसे एक बार हल करने के बाद हमें 3-4 प्रश्न को लगातार मिल रहे हैं, तो इसे आपको जरूर पहले हल करना है, क्योंकि एक बार आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो 3-4 प्रश्न आपको प्लस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आपके सामने नए टेस्ट के साथ पेश होंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हुए थे। जय हिंद, थैंक यू।